अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन मींस एंट्री इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द ऑफिस अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट को गवर्नमेंट के किसी भी अथॉराइज ऑफिस में रजिस्टर करवा लेते हैं, उनका जो ऑफिशियल रजिस्टर है उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की एंट्री करा लेते हैं, तो इसे रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। अब जब किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया जाता है तो उसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। वो ये फ़ायद हो सकते हैं कि सबसे पहले जब आप एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की हद तक फ्रॉड से बचा जा सकता है, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाता है तो उसे ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रुथ हासिल हो जाती है। इसी तरह अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पे सेल डीड है, जब हम इसे रजिस्टर करा लेते हैं तो सेल डीड में सेलर और बायर उसकी हद तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसने बेचा, किसने ख़रीदा, कितने पैसों में ख़रीदा, कहाँ पे जगह थी, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, उस हद तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाती है बाय बीइंग रजिस्टर्ड। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है तो क्योंकि उसे ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, तो जस्ट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाए तो उसे साबित करने के लिए उसके सबूत के तौर पर किसी और एविडेंस की फिर ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह अगर एक प्रॉपर्टी है, उसे सेल कर दिया गया है या एक्सचेंज हो चुकी है या उस पर मॉर्गेज है, उससे रिलेटेड जितनी भी फ्यूचर की ट्रांजैक्शन है वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, ताकि अगर किसी ने एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई एंट्री मौजूद है तो वो किस तरह की है, क्या ये ख़रीदी जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है, क्या इस पर मॉर्गेज हो सकता है कि नहीं। इस तरह रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉड से बचाती है, लीगल राइट को प्रोटेक्ट करती है, एविडेंस की प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, फ्यूचर इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना कंपलसरी हैं। इनमें सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज पेमेंट ऑफ अ लोन, फोर्थ है लीज डीड और फिफ्थ है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग राइट अंडर डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर लॉ टू मेक इट ऑथेंटिक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि वर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं हुआ। इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। इसी तरह ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स बट आर द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। वो डॉक्यूमेंट्स जिन्हें रिकॉर्ड किया जाए द फॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल एक्ट्स और एग्रीमेंट्स, जिसमें एसोसिएटेड लीगल राइट, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। वरना बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी चीज़ लिखी गई है उसे हम डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें लीगली इन्फोर्सेबल बनाया जाए तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इस तरह हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ हैं पार्टीज़ की, जिनका कि इंस्ट्रूमेंट में जिक्र है, उन्हें लीगली इन्फोर्सेबल एक्ट्स और एग्रीमेंट्स में कवर कर लेता है। अब ये यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। इनमें डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट में दोनों पार्टीज़ के राइट्स जो हैं, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी ऑब्लिगेशंस को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया जाता है और बताया जाता है कि इसमें किस किस की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और किसके कौन कौन से राइट्स हैं। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम देखेंगे कि गिफ्ट की जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइडेड नहीं है। इस वजह से हम गिफ्ट की डेफिनेशन जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है,
हम उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। एज पर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, गिफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होती सवाए गिफ्ट के। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल से अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बग़ैर पैसों के किसी दूसरे बंदे को देता है तो इसे कहते हैं गिफ्ट। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदे की प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है वो है लीज डीड। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। मतलब जितनी भी लीज डीड हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए हैं, उनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि गिफ्ट की डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं दी गई, इसी तरह लीज़ की भी डेफिनेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं है। इसलिए हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लीज़ की डेफिनेशन दी गई है उसी को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। एज पर सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, expressed or implied or in perpetuity in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasion to the transferor by the transferee who accept the transfer on such term। मतलब जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए दे देते हैं और उसके बदले में सम ऑफ मनी, शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और अदर थिंग ऑफ वैल्यू जो है उस पर फिक्स कर देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड लीज। जैसा कि आप टेनेंसी में देखते हैं कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट कर देते हैं तो उसका हर महीने आप रेंट लेते हैं। इसी तरह जब किसी को प्रॉपर्टी लीज़ की जाती है तो एक फ़िक्स अमाउंट, शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस या कोई भी थिंग ऑफ वैल्यू उसके बदले में आप दूसरी पार्टी से ले देते हैं कि आपने इतने अरसे के बाद हमें इतना अमाउंट देना है जो कि रेंट के मद में होता है, तो इसे कहते हैं लीज़। अब बेसिकली लीज़ और रेंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप किसी को कोई प्रॉपर्टी लीज़ पे देते हैं तो आप टाइटल के अलावा सारे के सारे राइट्स लेसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देते हैं तो उसमें सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारे के सारे राइट्स लैंडलॉर्ड के पास ही रहते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है वो है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल द नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट टू और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश whether present or in future any right, title or interest whether vested or contingent or the value of 100 rupees or upward to or in immovable property require compulsory registration। मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे जिनके थ्रू आप प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी में कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं या उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आपको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जैसा कि आपके जितने भी सेल डीड हैं, आपके एक्सचेंज डीड्स हैं, इस तरह के जितने भी डीड्स हैं जिससे प्रॉपर्टी इधर उधर ट्रांसफ़र हो रही है या उसमें किसी भी किस्म का राइट और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि विल के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे जो कि कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं, किसी राइट को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, किसी राइट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। जैसा कि सेल डीड है, एक्सचेंज डीड है, एक्सेट्रा। अब जो चौथा है पॉइंट, वो डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जिन्हें रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है वो है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज पेमेंट ऑफ अ लोन। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन और अकाउंट ऑफ द कंसिडरेशन, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एज अ रिसीट कंसिडर हों किसी भी पेमेंट की कंसिडरेशन और किसी भी लोन की कंसिडरेशन के तौर पे, तो उन इंस्ट्रूमेंट को भी रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। जैसा कि मॉर्गेज डीड।
अब मॉर्गेज डीड आपको पता है कब लिखा जाता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से लोन ले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक अपना जो लोन का अमाउंट है, जो उसने आपको लोन अमाउंट दिया है, उसको सिक्योर करने के लिए आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी लेंगे। तो अगर वो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास जमा कराते हैं तो आप मॉर्गेज डीड लिख के दे देते हैं कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर रहन क्रिएट हो जाता है, मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है कि जब इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप अगर लोन पे नहीं कर पाते, बैंक को वापस पैसे नहीं कर पाते, तो बैंक के पास राइट होगा कि जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की है वो उसके ऊपर जो है सूट फाइल करे और कोर्ट से डिक्री ले ले कि उसको सेल करके उसकी प्रोसीड से अपना लोन जो है वो रिकवर करा सके। तो इस तरह जो लोन आपने लिया था उसकी रिसीट के तौर पे कि जी मैंने लोन लिया है, और उसको सिक्योर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को भी रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। फिफ्थ है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग राइट अंडर डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट transferring or assigning any decree or order of a court or any award when such decree or order or awards purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees or upward to or in immovable property। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि किसी कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के नतीजे में लिखे जाएं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बैंक से लोन अमाउंट लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उस सिक्योरिटी के तौर पे आपने एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा दिया। जब आप वो लोन पे बैक नहीं कर पाए तो बैंक जो है उसने आपके ख़िलाफ़ सूट फाइल किया। अब उस सूट में जो है सूट उनके हक़ में डिक्री हो गया। उसके बाद कोर्ट अलाउ करेगी उन्हें कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, ठीक है, या फिर वो अगर वो जो है आप लोन पे बैक कर देते हैं तो फिर आप कोर्ट में जाके ऑर्डर लेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमें वापस की जाए और मॉर्गेज डीड को ख़त्म किया जाए। अब अगर बैंक केस जीत जाता है, ठीक है, तो वो फोरक्लोजर के लिए जाएगा। और अगर आप केस जीत जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने लोन पे बैक कर दिया और आपने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है, ठीक है, तो आप रिडम्पशन डीड लिखवाएंगे। तो वो जो रिडम्पशन डीड और फोरक्लोजर डीड है वो फिर जाके कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। अब ये जो रिडम्पशन डीड और फोरक्लोजर है ये कोर्ट के ऑर्डर और डिक्री के बाद जो है इसके लिखा गया है। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग राइट अंडर डिक्री और ऑर्डर। मतलब कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अगर आपको कोई राइट मिल रहा है, ठीक है, तो वो फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस राइट को वेरीफाई कर रहा है वैसे इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। अब हमने पढ़ा कि 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 17 क्लास 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग और असाइनिंग और लिमिटिंग एनी इंटरेस्ट और राइट्स। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज पेमेंट ऑफ अ लोन, लीज डीड फॉर मोर देन 1 ईयर and non-testamentary instrument creating right under decree or order of court of law। ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, उन्हें मेंशन किया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका मतलब ये है कि इनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। अगर ये रजिस्टर नहीं भी होते तो भी इनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो वैलिड ही रहेगी। अब इनमें सबसे पहला है कंपोजिशन डीड। कंपोजिशन डीड बेसिकली ये होता है कि अगर इसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच द पीपल हु आर ओड मनी एग्री टू एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द सम दैट दे आर ओड, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डीड ऑफ अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पे आपने 4-5 लोगों से जो है कुछ पैसे उधार लिए,
अब आप जब वो पूरी तरह से पे बैक नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आपने पे बैक करना है और उसकी कोई अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं कि मैं इसको पहले दूंगा और इसको बाद में, आपने सारों को इकट्ठा बिठाया और आपने उन क्रेडिटर्स का आपस में एक मुआहदा करवा लिया कि ठीक है, ये जो फर्स्ट क्रेडिटर हैं इन्हें पहले इतने पैसे मिलेंगे, जो सेकंड हैं फिर उन्हें मिलेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को और फिर फिफ्थ को। तो जब आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने लोन उठाया है वो सारे मिल के आपस में एक सेटलमेंट कर लें कि वो इस तरीके से अपना लोन पे बैक अपना लोन लेंगे वापस आपसे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं कंपोजिशन डीड। मतलब कुछ जो है आपने बता दिया कि इसको पहले मिलेंगे, इसको बाद में, और वो सारे के सारे क्रेडिटर उस चीज़ पे राज़ी हो जाएं कि हाँ ठीक है, हम इस तरीके से अपना लोन जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है। तो वो जो डीड लिखा जाएगा उनके दरमियान में अरेंजमेंट का जो सेटलमेंट का डीड लिखा जाएगा क्रेडिटर्स के बीच में, ठीक है, उसे कहते हैं कंपोजिशन डीड। और इस डीड का रजिस्टर किया जाना जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। सेकंड है डीड ऑफ अडॉप्शन। डीड ऑफ अडॉप्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन उसकी कंपलसरी नहीं है, इट्स रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। अडॉप्शन क्या है? बेसिकली जब आप किसी भी बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, उसे अपना बेटा या बेटी बना लेते हैं, तो उस सूरत में डीड ऑफ अडॉप्शन लिखा जाता है। तो उस डीड का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट विच रिलेट टू शेयर इन जॉइंट स्टॉक्स कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनका भी रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंपनी जो है वो ख़ुद इट्सेल्फ वो SECP से रजिस्टर्ड है। उनके जितने भी मामलात हैं वो कंपनी रजिस्ट्रार उनसे डील कर रहा है और उन्हें अपने हर मामलात से रिलेटेड कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके तमाम मालूमात फराहम करनी होती है। तो अब ये कंपनी के इंटरनल मामलात हैं, तो उसमें आपको अलग से इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं बचती। इसी तरह है डिबेंचर से रिलेटेड कि अगर डिबेंचर्स हैं जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ने इशू किए हैं तो उनका इंस्ट्रूमेंट जो है उसको रजिस्टर कराने की, डिबेंचर्स को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर विच इज़ इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपने डिबेंचर्स जो हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया है खुद से किसी और को, ठीक है, तो उस सूरत में भी कंपनी का, जैसे मैंने अभी बताया कि उनके अपने इंटरनल मामलात हैं, उन्हें सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती हैं, तो अलग से आपको इन चीज़ों को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस के तौर पे लिखा जाए किसी पुरानी ट्रांजैक्शन के बारे में, और वो कोई नया जो है नई प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए कोई वो राइट्स क्रिएट ना कर रहा हो या प्रेजेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ना शो कर रहा हो, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। एनी डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन व्हेन सच डॉक्यूमेंट डज नॉट क्रिएट, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest of the value of 100 rupees and upward to or in immovable property। मतलब अगर 100 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये से कम की वैल्यू का कोई राइट क्रिएट हो रहा है या ख़त्म हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी डॉक्यूमेंट के तहत, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो होता है उसको भी रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है इट्सेल्फ उसे ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रूथ हासिल है, तो उसको अलग से फिर रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं बचती। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी डज नॉट रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन व्हेन सच इंस्ट्रूमेंट इज़ ग्रांटेड अंडर लैंड इम्प्रूवमेंट्स लोन्स एक्ट। अब कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने लोन के अगेंस्ट आपने जो सिक्योरिटी जमा करानी होती है, आप उस सिक्योरिटी के साथ एक दो चीज़ें और उस लोन को सिक्योर करने के लिए जमा करा दें तो उसे कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने बैंक से लोन लिया, आपने एक अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज करा दी, साथ में आपने कुछ अपनी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं
मूवेबल गुड्स जो हैं उनको प्लेज करा दिया, तो जो प्लेज चीज़ें कराई हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें तस्वुर किया जाएगा। तो जितनी भी कोलेटरल सिक्योरिटी हम देते हैं लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के तहत, ओनली लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के तहत जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स को रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है पावर ऑफ अटॉर्नी। Power of attorney is not one of those documents enumerated in section 17 which are compulsorily registrable. अब पावर ऑफ अटॉर्नी में दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नीज़ होती हैं। फर्स्ट है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सेकंड इज़ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उसमें ये इख्तियार दिया जाता है अटॉर्नी को कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ कर सकते हैं, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ कर सकते हैं। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ की जा सकती है, इट मींस कि उसके तहत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उससे इख्तियार दिया जा रहा है कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी राइट क्रिएट कर सके, एक्सटिंग्विश कर सके या उसको लिमिट कर सके, किसी को असाइन कर सके। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी रजिस्टर होगा, इसलिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होगी। और जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें सिर्फ निज़ाम इंसराम देखने के लिए अटॉर्नी मुकर्रर किया जा सकता है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी किस्म का इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट नहीं कर सकती। Next है agreement to sell. A mere agreement to sell does not require registration by reason only of the fact that such document contain a recital of the payment of earnest money or of the whole or any part of the purchase money. अब agreement to sell जो है उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि agreement to sell जो है this is not a sale deed. एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ यही उसमें लिखा जाता है कि कितनी जो है अर्नेस्ट मनी होगी, बयाना होगा, और उसके बाद बाकी जो सेल प्राइस है वो किस तरीके से पे की जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल फॉलो करता है सेल डीड को। तो सेल डीड जिसकी वजह से प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू मॉर्गेज। अगर दो पार्टीज़ आपस में, जिसमें एक पार्टी ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, वो दूसरी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है इस सेंस में कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करूँगा या करूँगी, तो उस एग्रीमेंट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। किस चीज़ का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है? वो है मॉर्गेज डीड। जैसे एग्रीमेंट टू सेल में सेल डीड का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है, इस तरह एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेज डीड का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। जब जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो पार्टीशन के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाए। शामलात लैंड, आपने वर्ड सुना होगा शामलात लैंड, जो ओपन लैंड होती है जिसमें बहुत से ओनर्स होते हैं। अब शामलात लैंड की पार्टीशन जब रेवेन्यू ऑफिसर करता है सारे जितने भी ओनर्स हैं उनकी मौजूदगी में, और उन्हें उनकी लैंड असाइन की जाती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर अपने पास एक पार्टीशन डीड बना लेता है, पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट बना लेता है कि इस शामलात लैंड की इस तरह से पार्टीशन हुई है। तो वो जो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी ओनर्स हैं जिन्हें जौन सा हिस्सा असाइन किया गया है, एज़ पर देयर शेयर उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा इट सेल्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। तो अलग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ सेल। सर्टिफिकेट ऑफ सेल उस वक्त दिया जाता है जब एक प्रॉपर्टी थ्रू कोर्ट ऑर्डर ऑक्शन में सेल की जाए। अब मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, उसे ऑक्शन में सेल किया गया, मेरी प्रॉपर्टी है, उसे ऑक्शन में सेल किया गया और आपने उसको ख़रीद लिया। ऑक्शन के दौरान जो ऑक्शनर है
जब आप वो प्रॉपर्टी आप बिड जो है जीत जाएंगे तो ऑक्शनर आपको एक सेल सर्टिफिकेट देगा कि दिस पर्सन इज़ अ सक्सेसफुल बिडर और ये प्रॉपर्टी इसको सेल की जाती है। उस सर्टिफिकेट का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। आप रजिस्टर क्या कराएंगे कि जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक सेल डीड लिखा जाएगा, उस सेल डीड का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। जो सर्टिफिकेट ऑफ सेल आपको ऑक्शनर ने दिया है उसका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है काउंटर पार्ट ऑफ लीज़। एक लीज़ डीड है जो भी हमने पहले पढ़ा था, जो साल से ऊपर के लिए लिखी जाए, उसका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर लीज़ डीड के बाद अगर उसका कोई काउंटर पार्ट बनाया जाए, उसका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है। And the last is promissory note. Promissory note is not required to be compulsorily registered under Section 17 subsection 1 of Registration Act 1908. इस तरह हमने पहले 5 कैटेगरीज पढ़ी इंस्ट्रूमेंट की जिनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी था। जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है, अगर उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा तो उनकी अथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। और बाकी जो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्टर किया जाना ज़रूरी नहीं है एज़ पर लॉ, अगर उन्हें रजिस्टर किया जा रहा है वेल एंड गुड। अगर उन्हें रजिस्टर नहीं किया जा रहा तो उनकी अथेंटिसिटी पे बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जेन्युइननेस एज़ पर लॉ सेम रहती है। थैंक यू।